तो चलिए आज बात करते हैं फिट एंड फाइन में कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन की। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता, जो कि एक फेमस सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार आपका। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ ये एक कॉमन बीमारी है आज के समय में और हर किसी को कभी ना कभी इसको फेस करना पड़ता है और कई तरह से लोग इसके घरेलू भी उपचार करते हैं, लेकिन इस बीमारी का कोई भी परमानेंट उपाय नहीं मिलता। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो आप बताइए कि आखिर ये क्यों होता है, कब्ज़ी या कब्ज़ क्यों होती है? बेसिकली जो कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन है, ये जो है जो हमारी इंटेस्टाइन है लगभग 24 फुट लंबी है जी। और इसके मूवमेंट के लिए जो हमारा खाना हम खाते हैं, वो खाना जो है पहले स्टमक में 3 घंटे रहता है, उस पर पाचन होता है। पहले इसोफेगस में नीचे आता है, फिर उससे पाचन होता है। 3 घंटे बाद खाना छोटी आंत में आता है। छोटी आंत ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम, छोटी आंत में जाएगा, ट्रेवर्स करता है पूरा और कॉइल्स के रूप में आंतें पड़ी होती हैं जी। ऐसा नहीं कोई स्ट्रेट पाइप नहीं है, कॉइल्स के रूप में पड़ा है जी। और फिर उसके बाद बड़ी आंत में आता है, लार्ज कॉलन में आता है और फिर लार्ज कॉलन से फिर मूवमेंट करती है, यहाँ से राइट साइड से मूवमेंट करके फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर जाके लास्ट में रेक्टम में इकट्ठा होता है। मल पदार्थ से कहते हैं स्टूल इकट्ठा होता है जी। उसका एक प्रोसेस है कि नॉर्मल मूवमेंट के अनुसार, क्योंकि एक हमारा जो पूरी इंटेस्टाइन में इसोफेगस से लेकर के पूरा जी। इसमें एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जी। ऑटोमेटिक है, जो कि मतलब ना उसमें एक पूरी जैसे ना तो एक लाल तार, एक हरी तार होती है जी। ऐसे वो ट्रेवर्स करती है थ्रू आउट पूरे नीचे तक, पूरा डाइजेस्टिव पूरी मतलब उसमें जैसे एक ना एक मीजरस प्लेक्सस और एक ऑर्बेक्स प्लेक्सस, दो चलते हैं और वो बाकायदा इंटेस्टाइन जो मोटिलिटी है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ना, उस खाने को उसको आगे भी बढ़ाना है, उसका पाचन भी करना है, उसको मथना भी है, जैसे आटा मथते हैं ना जी। क्योंकि उसमें एंजाइम डालने के बाद जो एंजाइम है, जो एंजाइम निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, एसिड निकलता है पेट में, उसको उसमें बाकायदा मिलाना भी तो है ना, उस फूड पे असर होगा तब तो फूड ब्रेक होगा ना जी। तो वो मूवमेंट, ये पूरा प्रोसेस है ना। कहीं भी इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी तो कब्ज़ी हो जाएगी जी। या तो आपकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो है या आपका जो फूड है, जो आप खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसका मेन फंक्शन नरिशमेंट नहीं है, उसका मेन पहला फंक्शन है क्लीनिंग जी। सफाई। पहला फंक्शन सफाई है, दूसरा फंक्शन पोषण है, नरिशमेंट है। खाली भोजन खाने के लिए नहीं होता है, सफाई करने का भी साधन है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ब्रुश तो नहीं है कि 24 फुट लंबी आंत को हम ब्रुश से साफ कर लेंगे। और अंदर से कैसा है, आंतें कैसी हैं, जैसे अंदर जैसे आरी होती है ना, विलाई होती है अंदर जी। पूरा ऐसे विलाई होती है, जिगजैग, बहुत बड़ी सरफेस बन जाती है ना। पूरी 24 फुट लंबी आंत को पूरा खोल दें तो चांद तक की दूरी भी तय हो जाए, इतनी बड़ी होती है, इतना बड़ा सरफेस एरिया है अंदर, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं और सिर्फ 37 डिग्री पे ही बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, उसी पे उसको ब्रेक करना, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना, जो हमने रोटी में खाया, प्रोटीन को ब्रेक करके उसको अमीनो एसिड तक ले जाना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तक ले जाना, प्रोटीन और फैट को फैटी एसिड तक ले जाना, और सारे के सारे जो मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, जो भी हमने खाया, जो भी इसमें है, फास्फोरस, उसको बाकायदा एलिमेंट लेवल तक ब्रेक करना पड़ता है। और सारे के सारे जो विटामिन्स हम उसमें हमारे फूड में होते हैं, उनको भी ब्रेक करके फिर जा कर के वो छोटी आंत के आखिरी हिस्से में प्रेजेंट होता है और फिर अकॉर्डिंग टू डिमांड उसमें से एब्जॉर्ब होता है। तो ये हमें देख लेना चाहिए कि जब हम कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण यही है कि हमारे अंदर जब भी या तो फूड में हमारे फाइबर नहीं है, मतलब ये देखना चाहिए कि फूड में जो जैसे जो ग्रेन्स हैं, मान लीजिए हम गेहूँ लेते हैं, बाजरा है, ज्वार है, चना है, डिफरेंट तरह के रागी लोग यूज़ करते हैं कुछ लोग, तो वो जो गेहूँ या चना जो भी पल्स जो मिला के लेते हैं, इसका रेशो 1/3 होना चाहिए और फाइबर 2/3 होना चाहिए। फाइबर 2/3 में ना जो हम सलाद खाते हैं जी, फल खाते हैं,
ये 2/3 होना चाहिए। दैट इज़ द राइट फूड। अगर आप कब्ज़ी से बचना चाहते हैं, कि जो फाइबर है, रेशा है, 2 तरह का फाइबर होता है ना, एक तो इनसॉल्युबल फाइबर है जी, और एक सॉल्युबल फाइबर है। इनसॉल्युबल फाइबर जैसे वीट में मिलता है, जितने भी ग्रेन्स हैं उस सब में मिलता है, पल्सेस में मिलता है। और जो हम सलाद खाते हैं, जैसे सलाद खाया हमने, खीरा मतलब खीरा, टमाटर, ककड़ी, जो भी गाजर, जो भी हमें सलाद के रूप में पत्ते खाते हैं, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वो सब के सब जो है वो उनमें फ़ाइबर है, फुल ऑफ फाइबर है, इनसॉल्युबल फाइबर है। वो घुलने वाला नहीं है, वो झाड़ू का काम करता है जी, जो मैंने बताया झाड़ू, हमारी जो अंदर से जैसे आरी की तरह से है अंदर, तो उसमें बाकायदा मोटा मोटी गंदगी को ले जाता है, बाहर लेके जाता है। फिर सॉल्युबल फाइबर, फलों में सॉल्युबल फाइबर होता है जो पानी में घुल जाता है, और वो क्या फूलता है, और फूल करके, जैसे इसबगोल भी एक सॉल्युबल फाइबर है। इसबगोल अगर हम 2 चम्मच इसबगोल बिफोर लंच और बिफोर डिनर ले लें, 1 चम्मच डालो, ऊपर से सिप बाई सिप पानी पिएं, तो फिर वो पानी के साथ वो, जैसे एक अगर हम गिलास में 2 चम्मच इसबगोल डाल दें तो थोड़ी देर बाद सॉलिड हो जाएगा ना पूरा। तो जैसे हमने इसबगोल लिया, वो पेट में नहीं जाए, स्टमक में नहीं जाएगा, अगर आप सिप बाई सिप पानी पीते हैं, छोटी आंत में जाएगा, डोडिनम में जाएगा जी, और वहाँ से फिर हम जब उसके ऊपर दूसरा 1 चम्मच और लिया, फिर हमने पी लिया, तो लंच के पहले और डिनर के पहले लेते हैं, तो सॉल्युबल फाइबर हमें काफ़ी मात्रा में, और वो पूरा का पूरा एक तरह का, क्योंकि वो चिपकता नहीं है, वो जो अंदर हाथ में कॉलम बन गया ना, और ऊपर से खाना है, बाद में खाना आएगा, तो एक तरह इंजन बन जाता है, जहाँ जहाँ जाएगा हाथों को साफ़ करता हुआ, सारे रिसेप्टर्स को साफ़ करता हुआ, सारी जगह से सफाई करता हुआ। जैसे इसलिए हम कहते हैं कि हमें अगर अपने पेट को ठीक रखना है तो हमें 1 बार झाड़ू और 2 बार पोछा लगाना चाहिए, है ना, जैसे मॉपिंग करते हैं ना। तो अगर हम सुबह सुबह सलाद अच्छी मात्रा में खाते हैं, एक फुल प्लेट मल्टीपल कलर्ड वेजिटेबल्स उसमें हों, फिर हम स्प्राउट, अंकुरित मूंग और मेथी ले लेते हैं, फिर दलिया, जैसे अगर बाजरे का दलिया, बाजरा, ज्वार और छिलके वाली मूंग की दाल, जहाँ छिलका ज़्यादा जो होते हैं, ज़्यादा पॉलिश्ड जो है पल्सेस हैं, अवॉइड करना चाहिए, पॉलिश चावल को अवॉइड करना चाहिए। तो जितना हम विद पील लेते हैं, छिलके के साथ लेते हैं, उसमें दलिया, जैसे दलिया बनाते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं दलिया में, उसमें भी 33% ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स और पल्सेस होती हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, मैंने कहा, हम उसमें चना, वो मूंग की दाल छिलके वाली मिलाते हैं, और 2/3 उसमें वेजिटेबल्स डालते हैं। जी, ये तो आपने बात कही, क्या अच्छा खाना किस तरह लेना है, क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन से बचे। जैसे हम अगर ऐसा खाना खाते हैं जैसे कि मैदा की बनी चीज़ें हैं, फास्ट फूड्स हैं, तो फास्ट फूड सारे जंक फूड्स, वो चिपकते हैं हाथों में, उसमें फाइबर है ही नहीं, दे आर विदाउट फाइबर ना। तो फाइबर होता तो पहले फंक्शन तो मैंने बताया फूड का क्या है, क्लीनिंग, और दूसरा फिर नरिशमेंट है ना। तो हमारा हर फूड में फाइबर होना चाहिए, बिना फाइबर वाला फूड खाना ही नहीं है। जैसे मैदा आप खाएंगे, अगर आप चीज़ वो पिज़्ज़ा खाएंगे, वो भी मैदा का ही बनता है, तो मैदा की बनी सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। पॉलिश राइस है, पॉलिश पल्सेस हैं, दालें हैं, छोड़नी चाहिए। तो अगर हम ये करें रेगुलर बेसिस पे, स्पेशली पर कुछ लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अगर आपको थायराइड की बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म है, आपको डायबिटीज़ है, तो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप कुछ मेडिसिन खाते हैं, ऐसी मेडिसिन खाते हैं, तो आपको और एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। उससे आपको, जैसे पार्किंसंस की डिजीज़ है, पार्किंसोनिज्म है, तो अधिक चांस है कि आपको फिर ये प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की होने वाली है। अगर आपको स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया, तो ये 4-5 जो बीमारियाँ मैंने बताई, इनमें यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी किसी कारण से भी कम है, मान लीजिए आप नी जॉइंट ख़राब हो गए हैं, आपकी कमर ख़राब है, आप चलते ही नहीं है बहुत ज़्यादा, तो प्लस फिर इसमें यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि हाथों का जो सिस्टम है इन बीमारियों में जो बताया, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, पार्किंसोनिज्म या स्ट्रोक हो जाता है, या आप किसी फिजिकल कारण से, मेरे बाल आ रहे हैं इधर ही, तो किसी कारण से आपका फिजिकल ये, तो आपका क्या होता है, जो अंदर जो मैंने बताया, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम है जो हाथों को मूव करता है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं जिसको,
जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ना, IBS कहते हैं, या हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, क्रॉन्स डिजीज़ है, उसमें यही होता है कि जो फूड का बीच में स्ट्रेसिस हो जाता है, ऐसे सेगमेंट्स बन जाते हैं, फूड वहाँ स्ट्रेसिस हो जाता है, जो अंदर से न्यूरॉन जो न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल है वो ख़राब हो जाता है, तो फूड आगे बढ़ता ही नहीं है। डायबिटीज़ में मूवमेंट स्लो हो जाती है आंतों की, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऐसे थायराइड में भी फूड आगे बढ़ता ही नहीं है ना, मूवमेंट जो 24 घंटे में फूड मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन के नीचे तक जाए, जो मल पदार्थ नीचे इकट्ठा हो वो नीचे होता ही जाता ही नहीं है जी। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को हमें स्पेशल प्रिकॉशन रखनी पड़ती है कि वो अपना इसका ध्यान रखें कि हम उसमें फ़ाइबर, हमारा शुरू से अगर फ़ाइबर हम अच्छी मात्रा में, अगर डायबिटीज़ है भी थायराइड की तो भी अगर अच्छी मात्रा में आप थायराइड फाइबर लेते हैं तो आपको इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम होने के। डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया, और समय पर खाना खाना बहुत ज़रूरी है जी। अच्छे से हम खाने को च्यू करें, ये बहुत ज़रूरी है ना। तो काफ़ी लोग ऐसी भी बात मैं यहाँ कहना चाहूँ, चाय एक बहुत कॉमन चीज़ है ना। लोगों के अंदर एक मिथ है कि चाय पीने से हमारा पेट साफ़ होता है, जबकि गलत है। चाय पीने से हमारा पेट साफ़ नहीं होता है, बल्कि और ही प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। जो बहुत चाय पीते हैं उनको कब्ज़ी होने का एक बड़ा कारण ही चाय है। तो चाय अगर हम, जैसे चाय का एक विशेषता क्या है, चाय पीने से ऐसा क्यों फील होता है कि हम जाएं, कई लोगों को फील होता है कि हम चाय पीने से हमारा पेट साफ़ हो जाएगा, क्योंकि चाय पीते हैं, कभी चाय हम ऐसे नहीं पीते कि लगातार पी जाएंगे, मुँह से लगाया कप और सारा एक साथ पी जाए, ऐसे पीते हैं कभी क्या? कैसे पीते हैं? सिप बाय सिप पीते हैं। गरम गरम चाय होती है, एक घुट पियेंगे, अंदर लेंगे, फिर दूसरे घुट, फिर प्लेट को नीचे रखेंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे। तो अगर हमने जो, क्योंकि हमारे पास जो हार्ट के पेशेंट्स में जो प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि उनको चाय नुकसान करती है हार्ट पेशेंट्स को, तो उनको हम चाय नहीं देते हैं, चाय कॉफ़ी नहीं देते हैं, क्योंकि हार्ट की रेट बढ़ाती है, हार्ट रेट बढ़ाती है, हार्ट की फंक्शनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, हार्ट की आर्टरीज पहले से ब्लॉक है, तो उनको बिल्कुल मना करते हैं। तो हमने देखा कि इसमें अगर हम लोगों को वही मॉर्निंग में जब 4 बजे मेडिटेशन के बाद 5 बजे उनको हम 1 गिलास निवाया पानी, ल्यूकवार्म वाटर, उसमें शहद डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं। अगर डायबिटीज़ है तो शहद भी नहीं डालते हैं, खाली नींबू पानी डाल देते हैं ल्यूकवार्म वाटर में, और वो बैठ के शांति से सिप बाय सिप पीते हैं, जैसे चाय की तरह पीते हैं, तो उनकी आंतों की मूवमेंट तुरंत शुरू हो जाती है और पेट साफ हो जाता है जी। और कब्जी के खान पान के अलावा क्या कारण है? खान पान जैसे कारण बताया मैंने, कुछ आपकी बीमारियां बताई जो उसके कारण है जी। और जैसे कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आंतों में कैंसर हो, बड़ी आंत में स्पेशली कोलन, डिसेंडिंग कोलन ना, अगर कैंसर हो, गांठ हो, आंतों में आंत फंस जाती है कई बार, वो हो। और कई बार क्या होता है, एनल फिशर बन जाता है, जो एनस होती है नीचे वाला हिस्सा जो होता है उस पर क्रैक हो जाती है स्किन, तो बहुत पेनफुल डिफिकेशन होता है। कई बार जो बहनों में स्पेशली जो होती है, वो जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो वेजाइना जो होती है, जो योनि होती है उसमें ना वो पीछे की तरफ, रेक्टम की तरफ प्रोलैप्स हो सकती है ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों को रेक्टल प्रोलैप्स, कब्जी लगातार होने के कारण रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है, वो एक अपने आप में मुसीबत बन जाती है ना जी। तो इसकी वजह से फिर ये ऐसे उनको कॉन्स्टिपेशन होने लगती है। पर कोई भी तरह की गांठ, बिनाइन या कैंसर या सिंपल वाली गांठ भी अगर आंतों में है, बड़ी आंत में स्पेशली, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कई लोगों को जो इन्फेक्शन होता है आंतों में, क्रोनिक अमीबाइसिस होता है ना, मतलब इन्फेक्शन आंतों में एक प्रोटोजोआ है, जो एंटमीबा जैसे कहते हैं, तो आंतों में सूजन पैदा होती है बड़ी आंत में, तो उसकी वजह से भी कब्ज एक बड़ा कारण है कब्जी का जी। तो अगर पेट में आप कीड़े हैं तो वो भी कब्जी पैदा कर सकते हैं ना जी। जैसे वो जो कीड़े, छोटे कीड़े होते हैं, बड़े कीड़े भी होते हैं, तो वो भी आपके कारण कब्जी पैदा कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारा फूड है जी। और टाइम पर फूड लेना, चबा चबा के खाना है ना, टाइमिंग, फूड के जो टाइमिंग है उसके अनुसार, क्योंकि खाना पचेगा ही नहीं। एक टाइम है फूड, ब्रेकफास्ट करने का, लंच करने का टाइम है, डिनर करने का टाइम है जी। तो अगर आप टाइम देंगे तो खाना पचेगा ना। अब गलत टाइम पे खा रहे हैं आप, ऐसे अंदर बिना चबाए खा रहे हैं, टीवी देखते हुए खा रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है, आप कहीं और है ना, खाना खा रहे हैं जी। बिना उसके प्रॉपर उसके जूसेस निकलते ही नहीं है, बिकॉज ये सो एब्जॉर्ब्ड इन टेलीविजन जी। आप किसी और एक्टिविटी में इतने एब्जॉर्ब्ड हैं,
आपका दिल कहीं, दिमाग कहीं हो रहा है, दिल कहीं हो रहा है और भोजन कहीं और खा रहे हैं। जी, फ़ोन पे बात यू आर नॉट करते-करते। एंजॉइंग फूड ना, क्योंकि अगर ढंग से खाएंगे, चबा के खाएंगे तो डेफिनेटली जूसेस मिलेंगे मुंह से भी। 50% कार्बोहाइड्रेट, 40% कार्बोहाइड्रेट तो आपके मुंह में पच जाएंगे, फिर इंटेस्टाइन में जूस, आंतों में, स्टमक में जूस निकलेगा, तो प्रॉपर जूस निकलेगा तब तो एक्टिविटी होगी, तब तो फूड आगे जाएगा ना। जी। और सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा कारण है, कई लोग पानी नहीं पीते हैं। कम से कम 10 गिलास, 8 से 10 गिलास पानी तो पीना ज़रूरी है। और जब भी आप पानी पिएं, सिप बाय सिप पिएं तो बहुत अच्छी बात है। 1 गिलास पानी पे जो भी, जितना जब भी पीना है तो मेक इट ए हैबिट कि सिप बाय सिप पानी पिएं। जी। इसलिए कहते हैं पानी को हमेशा खाना चाहिए और खाने को हमेशा पीना चाहिए। जी। खाना इतना चबाना चाहिए कि वो आपको निगलना ना पड़े, अपने आप अंदर चला जाए। और पानी को हमको खाना, मतलब सिप बाय सिप पिए, ताकि विद द साउंड आप पानी को, जैसे चाय पीते हैं ना, गरम गरम दूध पीते हैं, तो उसी तरह से आपको पानी को पीना चाहिए। जी। तो आंतों की प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। जी। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? अगर कब्ज़ी है तो इस खान-पान का ध्यान रखने के अलावा क्या ट्रीटमेंट है इसका? देखिए, सबसे बड़ा तो यही है कि हम जब भी हमें कब्ज़ी होती है तो हमें एक ये ध्यान रखना चाहिए, एक तो अपने खाने को चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसके अलावा तो मेन तो मैं तो कहूँगा 50% का ट्रीटमेंट जो है आपका फूड है। अगर फूड आप ठीक रखेंगे तो आपको कभी कब्ज़ी नहीं होगा, है भी तो कब्ज़ी आपकी चेंज हो जाएगी। जी। फिर कुछ ऐसे खाने हैं जो कि आपके पेट को मतलब हेल्प करते हैं, जैसे ना पेट साफ़ होने में। जैसे आप इसबगोल का मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले। अगर आप इसबगोल बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर, वो खाली आपके पेट की आंतों को पूरा सफाई करने में मदद नहीं करते खाली, बल्कि आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह को मेंटेन करने में मदद करते हैं। आपके जो रिसेप्टर्स हैं छोटी आंत के आखिरी हिस्से में, आइलियम में, उनको भी क्लीन कर देते हैं। तो क्या कितना एब्जॉर्ब होना चाहिए फूड, उतना एब्जॉर्ब होता है। आपके मोटापे को भी कम कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो एक्स्ट्रा फैट, जब स्ट्रेस में होते हैं आप ज़्यादा मात्रा में फ़ैट को ऑब्जर्व करते हैं, और फैट फिर पेट पे और बॉडी के डिफरेंट हिस्सों पे जम जाता है। तो अगर आप इस सबको लेने की आदत बना लें बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर, और 2 टाइम सलाद लेने की आदत बना लें बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर लंच, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। जी। है ना। और ये फाइबर को जैसे मैंने बताया कितना होना चाहिए, ग्रेन्स प्लस पल्सेस 1/3, और वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स 2/3। जैसे आपने सलाद खाया 2 बार ब्रेकफास्ट लंच के पहले, और 11 बजे और 4 बजे एक फ्रूट खाओ, एक फ्रूट 11 बजे खाओ, शाम को पपीता, वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स खा लें, तो आपको कब्ज़ी हो ही नहीं सकती है ना। जी। इवन अगर डायबिटीज़ है, अगर आप कुछ भी है कि, तो अगर आपका स्ट्रोक है, पार्किंसनिज्म, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, तो उस समय फिर आपको कुछ दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एस्ट्रोप्रोकाइनेटिक ड्रग्स होती हैं। प्रोकाइन मतलब आंतों की मूवमेंट को बढ़ाती हैं। ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, वो दवाइयाँ आप ले लें। वो मैं नाम नहीं लूँगा, किंतु वो दवाई सभी डॉक्टर्स को पता होती है, आप उनकी डॉक्टर्स की सलाह में वो दवाई लें। कुछ ऐसे लेग्जेटिव्स हैं, होते हैं कुछ लेग्जेटिव्स होते हैं, कुछ परगेटिव्स होते हैं। तो लेग्जेटिव्स और परगेटिव्स यूज़ कर सकते हैं, सिंपल अवेलेबल है, जो कि आपके यहाँ तो लिक्विड पैराफिन होता है, उसमें कुछ और चीज़ें होती हैं जो आंतों को साफ़ करने में मदद करती हैं, और कुछ ऐसी दवाइयाँ। इसके बाद भी अगर पेट साफ़ नहीं हो तो कुछ ऐसे एक टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं जो आंतों को साफ़ कर लेती हैं, और उसके बाद भी ठीक नहीं होते तो एनीमाज अवेलेबल है ना। एनीमा आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट तरह के एनीमाज अवेलेबल होते हैं, आंतों को साफ़ कर लेते हैं। पर वंस अगेन आई विल से द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन इज़ मोर फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर प्लस सॉल्युबल फाइबर, दोनों ज़्यादा मात्रा में लीजिए। ज़्यादा फ्रूट्स और सैलेड्स ज़्यादा मात्रा में खाइए, अच्छा खाना चबा के खाइए, टाइम पर खाइए, और सोने के पहले खाना 3 घंटे पहले खा लें। 9-10 बजे जो लोग खाना, उनको कब्ज़ी रहेगी। और कम से कम 10 गिलास पानी पीजिए। गर्मी है तो 12-14 गिलास पानी पीजिए। अगर आपको फीवर आ गया है, अगर आपको डायरिया है, तो ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। जी। तो आपकी आंतें आपको कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और खुश रहिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, सबसे कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपकी आंतों की मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो खुश रहिए, मुस्कुराइए, और अंदर से अपने आप से संतुष्ट रहिए। खुशी का सबसे अच्छा साधन है संतुष्टता। जितना आप सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में होगा, खुश रहेंगे, आपकी आंतें अच्छी मूव करेंगी, आपको कभी कब्ज़ी नहीं होगी।